माइक जो है सारे स्टूडेंट्स ऑफ कर ले ताकि हम अपने क्लास को विदाउट डिस्टरबेंस कंटिन्यू करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 है। यूनिट नंबर 1 जो कि आपको पता है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है, इसको हमने तकरीबन हाफ से ज़्यादा कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। ठीक है, अब तक जितना पढ़ा है उसकी समझ तो आ गई होगी ना आप स्टूडेंट्स को? जी सर। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं ड्रग सप्लाई की। ठीक है, इस टॉपिक्स में इस पार्ट में हम क्या करेंगे, ड्रग सप्लाई के हवाले से बात करेंगे, ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हॉस्पिटल में जो मुख्तलिफ किस्म के ड्रग सप्लाई होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ ड्रग सप्लाई? ड्रग सप्लाई क्या है? ड्रग सप्लाई इज डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ ड्रग procurement, storage, and distribution is called drug supply. Efficient drug supply systems are integrally linked to strong healthcare system. Adequate human resources, sustainable financing, comprehensive information systems, and coordinated healthcare partners and institutions are key components to ensure uninterrupted availability and accessibility of essential medicines. सबसे पहले जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये है कि ड्रग सप्लाई किसे कहते हैं। ड्रग सप्लाई जो है बेसिकली ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम ड्रग्स के हवाले से क्या करते हैं, इकदामात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उस हॉस्पिटल में ड्रग्स की जो फराहमी है उसको आपने कैसी यकीनी बनानी है, कौन कौन से ड्रग जो है वो जो है अंडर सुपरविजन होंगे, कौन कौन से ड्रग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होंगे। ठीक है, उस ड्रग्स की सप्लाई, उस ड्रग की अवेलेबिलिटी, ठीक है, और इसी तरह से उसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी फराहमी के लिए हम जो भी इकदाम करते हैं, ठीक है, और उसको हम फराहम करते हैं एट मीन टाइम, तो इस प्रोसेस, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ड्रग सप्लाई कहते हैं। ठीक है, कि हम एक हॉस्पिटल में जो है हमें जितनी भी ड्रग्स की ज़रूरत हो, ठीक है, तो वो ड्रग्स जो है हमें डेली रूटीनली बेसिस पर जो है हमें सप्लाई हो रही हो, ठीक है, उसकी हम बाकायदगी के साथ स्टोरेज कर रहे हो और बाकायदगी के साथ उसका पूरे हॉस्पिटल, पूरे हेल्थ सिस्टम में उसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ड्रग सप्लाई कहते हैं। इसी तरह से एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम जो है ये एक अगर जो ड्रग सप्लाई सिस्टम है अगर ये अच्छी हो, अगर सही तरीके से ड्रग सप्लाई हो रही हो, तो ये एक अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम की क्या होती है, ज़मानत होती है। अगर आप चाहते हैं कि एक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, लोग उसकी तारीफ़ करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस हेल्थ केयर सिस्टम में जो ड्रग की फराहमी है वो क्या हो, वो आप यकीनी बनाएं। जितनी भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जितनी भी ज़रूरियात होती है ड्रग के हवाले से वो उस सिस्टम में मुकम्मल तौर पर मॉनिटर हो रही हो, ठीक है, और बाकायदगी के साथ उसकी स्टोरेज हो रही हो ताकि किसी किस्म की जो है क्या कहते हैं, किसी किस्म की डिफिशेंसी, किसी किस्म की कमी जो है वो हॉस्पिटल के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में ना आए। तो हमें क्या करना होगा, हमें ड्रग सप्लाई को जो है मेंटेन रखना होगा। अगर हमारी ड्रग सप्लाई जो है वो एफिशिएंट होंगी, काफ़ी होंगी, तो इससे हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लोग उसकी फिर तारीफ करेंगे। इसी तरह से एडिक्वाइट ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई। ठीक है, एडिक्वाइट ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद ये है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ पर स्टाफ की जो फराहमी है, जितने भी हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो मौजूद हो। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, वहाँ पर फाइनेंसिंग किसी किस्म के मसले ना हो। ठीक है, इसी तरह से कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो वो क्या हो, कंप्रिहेंसिव हो, डिटेल के साथ हर एक चीज़ के बारे में जो है वहाँ पर मालूमात के लिए क्या हो, सिस्टम मौजूद हो, जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करती हो, वक्तन फ़वक्तन आपको जो है अपडेट करती रहती हो। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटेड हेल्थ केयर पार्टनर एंड इंस्टीट्यूशंस आर द की कंपोनेंट टू इंश्योर अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो
ये जितने भी हमारे साथ जो मैंने आपको बताया, एडिक्वाइट ह्यूमन रिसोर्सेज, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेटेड हेल्थ केयर पार्टनर्स, मतलब जितने भी हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे, जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे, कोलैबोरेट करे। तो इससे हमारे साथ क्या बनेगा, इससे हमारे साथ जो ड्रग की सप्लाई है वो क्या होगी, अनइंटरप्टेड होगी। और जितनी भी ज़रूरी मेडिसिन होंगे तो वो क्या होंगे, वो एक्सेसिबल होंगे, उस तक रसाई जो है हमारे लिए क्या होगी, फिर मुमकिन होंगी। ठीक है। अच्छा जी, मजीद आगे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एन एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम शुड अंडरटेक द फॉलोइंग फंक्शन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एफिशिएंट ड्रग सप्लाई सिस्टम जो है, मतलब वो ड्रग सप्लाई सिस्टम जो कि एफिशिएंट हो, एफिशिएंट से मुराद ये है कि काफ़ी हो उस हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। ठीक है, उस हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इनफ हो, काफ़ी हो, तो उसको जो है मंदरजा झील काम करने होंगे, उसके मंदरजा झील फंक्शन होंगे। सबसे पहले क्या, सिलेक्शन ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जितने भी इसेंशियल मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह पर उसका इस्तेमाल होता है हेल्थ केयर सिस्टम में, तो उसकी सिलेक्शन जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसकी फराहमी जो है वो यकीनी बनानी चाहिए। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम को। इसके साथ साथ क्वांटिफिकेशन एंड फोरकास्टिंग डिमांड फॉर मेडिकेशन, इसी तरह से कितने मिकदार में हमें मेडिसिन की जो है ज़रूरत है। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम को ज़रूरत है, एक हॉस्पिटल को ज़रूरत है, कितने लोग उसको डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, क्वांटिफाई करना है। ठीक है, ताकि उसकी जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ प्रोक्यूरमेंट ऑफ मेडिसिन, पहले से जो है मेडिसिन जो है वो वहाँ पर मौजूद हो। ठीक है, स्टोरेज ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जितने भी ज़रूरी मेडिसिन है उसको जो है हेल्थ केयर सिस्टम में जो है स्टोर किया गया हो, मतलब वो अवेलेबल हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, और इसी तरह से उस मेडिसिन के जो है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में आप उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करें कि हर जगह पर वो चीज़ जो है मौजूद हो, इधर से उधर उस मेडिसिन के लिए ना जाना पड़े। तो अगर ये सारे काम करते हैं तो इससे आपकी जो ड्रग सप्लाई सिस्टम होंगी वो क्या कहलाएगी, वो एफिशिएंट कहलाएंगी, मतलब सेटिस्फाइंग होंगी। ठीक है, लोगों के लिए वो क्या होंगी, सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग होंगी, लोग उस पर क्या करेंगे, सेटिस्फाई होंगे। ठीक है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अब हम बात करेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज फिजिकल ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम स्टोरेज एरिया इन द हॉस्पिटल टू द पेशेंट बेड साइड इज कॉल्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे साथ वो अमल होता है जिसमें हम उस जगह से ड्रग्स को ले लेते हैं जहां पर हॉस्पिटल में ड्रग्स को स्टोर किया गया होता है। ठीक है, चाहे मतलब जितने भी जगह होते हैं आपको पता है, तो उस स्टोर रूम से उस ड्रग को उठाकर हॉस्पिटल में लाया जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल में लाकर जो पेशेंट का बेड साइड होता है वहाँ पर जो है इसको रखा जाए। तो इस फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ मेडिसिन को क्या कहते हैं, इसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, दिस इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हमारे साथ दो तरह के ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक इनपुट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक हमारे साथ आउटपुट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो इनपुट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, आउटपुट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो सिंपल लेक्चर है, ऑलरेडी आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको करते हैं, तो इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल वाली बातें आज के लेक्चर में नहीं होंगी। सबसे पहले बात करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की, ओपीडी, जो कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है। Outpatient refer to patient not occupying bed in a hospital, clinic, health center। ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, ठीक है, उनको पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इस दर्द के लिए वो क्या करते हैं, इस दर्द के लिए वो आते हैं आपके हॉस्पिटल में, वहाँ पर डॉक्टर उसको जस्ट एक मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, मतलब हॉस्पिटल में उसकी किसी किस्म की एडमिशन नहीं
होती, किसी किस्म की वो हॉस्पिटल में जो है स्टे नहीं करते। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जो कि एक टाइम के लिए आते हैं और फिर उसी टाइम जो है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर वहाँ से चले जाते हैं, चेकअप करके वहाँ से चले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आउट पेशेंट कहते हैं। और ऐसे डिपार्टमेंट जो कि ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिपार्टमेंट को हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। समझ आ गई इस बात की? जी जी सर। Okay, very good. The patient with minor and common illnesses go to OPD for consultation to the physician. वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही। इस आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, जितने भी पेशेंट होते हैं जिनको थोड़ी बहुत मिसाल के तौर पर बुखार हुआ हो या पेट में उनका दर्द हो या उनको जो है उनको वॉमिटिंग आ रही हो, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, आउट ओपीडी में जाकर डॉक्टर के साथ जो है कंसल्ट करते हैं, ठीक है, उसके साथ जो है अपना मसला जो है उसके साथ शेयर करते हैं, डॉक्टर उसको मेडिसिन देकर उसको वहाँ से चलता करता है, वहाँ से रवाना करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट को हम ओपीडी कहते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो कि ओपीडी में आते हैं तो उसको हम आउट पेशेंट कहते हैं, ठीक है, जिनको हम हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते। ना खबर ना खबे, काइंडली म्यूट करें इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ आउट पेशेंट। अब हमारे साथ आउट पेशेंट की भी क्लासिफिकेशन है, इसको भी क्लासेस में जो है डिवाइड किया गया है। द पेशेंट विजिटिंग द आउट ओपीडी में कैटेगराइज, वो पेशेंट जो कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आते हैं तो उनको भी मुख्तलिफ क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आपके पास आते हैं जनरल पेशेंट। जनरल पेशेंट ये वो पेशेंट होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ठीक है, या हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं। तो उनकी जो डायबिटीज़ वो हाइपर हो चुकी होती है या हाइपो हो चुकी होती है, या जो बीपी है वो शूट कर चुकी होती है या हाइपोटेंशन हो सर चुकी आपकी होती आवाज है। कट रही है बहुत ज्यादा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में सिग्नल का मसला होगा यहाँ पर, तो मेरे सिग्नल बिल्कुल ठीक ठाक है अल्लाह के फजल से। सही है सर, हमारे पास तो क्लियर आ रही है सर। अच्छा जी, आवाज अच्छा सही जी। है। खैर ये सिग्नल के मसले हैं तो थोड़ा सा जो है इसमें आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें, बाद जगहों पर सिग्नल थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। जनरल पेशेंट में आपके पास डायबिटिक पेशेंट हो गए, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए, तो इनकी बीपी जो है वो शूट कर चुकी होती है, या जो उनका शुगर लेवल होता है वो बहुत हाई हो चुका होता है या डाउन हो चुका होता है। तो ऐसे पेशेंट जो है वो ओपीडी की तरफ आते हैं, ठीक है। फिर इनको जो है एक वक्ती तौर पर जो है इनको वहाँ पर रखा जाता है जब तक इनकी जो बीपी है या जो शुगर लेवल है वो नॉर्मलाइज ना हो जाए, ठीक है। तो उस टाइम तक जो है इनको रखा गया होता है और फिर उनको जो है उसी टाइम जो है उसी डे या उसी नाइट जो है इनको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, घर वापस इनको जो है कर दिया जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या कहते हैं, जनरल पेशेंट ऑफ द ओपीडी कहते हैं, ओपीडी के जनरल पेशेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको हम इमरजेंसी पेशेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट अटैक किसी पेशेंट पर आया हो, या कोई पेशेंट जो है वो एपिलेप्सी का शिकार हुआ हो, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उन पर जो है फिट्स आते हैं वगैरह, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को जो है इमरजेंसी पेशेंट्स कहा जाता है। ये भी कहाँ पर आते हैं, ये भी ओपीडी डिपार्टमेंट में आते हैं, इमरजेंसी डायरेक्ट इमरजेंसी में इनको क्या किया जाता है, अंदर किया जाता है। इनके लिए जो एसेंशियल प्राइमरी प्रोटोकॉल होते हैं वो उनको दे दिए जाते हैं। इसके बाद जब उनकी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, ख़तरे से बाहर हो जाती है, तो फिर इनको दोबारा से क्या किया जाता है, रवाना कर दिया जाता है। इसी तरह से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको हम रेफर्ड पेशेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम आई, ईयर, नोज एंड टीथ डिसऑर्डर, ठीक है। तो इनको फिर ख़ास जो फिजिशियन होते हैं उनको रेफर्ड किया जाता है कि अगर आपको आई का मसला है, ठीक है, तो आप आई के स्पेशलिस्ट के पास जाए। ईयर का मसला है, ईयर के स्पेशलिस्ट के पास जाए। नोज़ का या टीथ का मसला है तो आप
इन फील्ड से रिलेटेड जो डॉक्टर्स है, फिजिशियन है, उनके पास जाए। तो ऐसे पेशेंट को क्या कहा जाता है? ऐसे पेशेंट को रेफर्ड पेशेंट कहा जाता है, जिनको जो है दूसरे डॉक्टर के लिए क्या किया जाता है? रेफर किया जाता है कि आप उनके पास जाए तो वो आपका सही इलाज करेंगे, आपका सही चेकअप करेंगे। तो ये 3 कैटेगरीज आप लोगों को याद होने चाहिए। जनरल पेशेंट ओपीडी, ठीक है, इमरजेंसी पेशेंट ऑफ द ओपीडी एंड रेफर पेशेंट ऑफ द ओपीडी। तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इन पेशेंट सर्विसेज की तरफ। इन पेशेंट सर्विसेज को अब हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। The drug distribution to the inpatient department can be carried out from the outpatient dispensing area, ठीक है। अच्छा जी, ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, तो वो भी कहाँ से ली जाती है? वो भी आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया से उस ड्रग को लिया जाता है और उसको जो है फिर पेशेंट के लिए जो है उसको ले जाया जाता है। मतलब वो पेशेंट जो कि क्या हुए होते हैं? एडमिट हुए होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो ड्रग्स लिए जाते हैं तो वो भी जो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया होता है तो वहाँ से ड्रग लेकर जो एडमिटेड पेशेंट होते हैं उनके लिए जाते हैं। द स्टाफ इन्वॉल्व इन डिस्पेंसिंग द ड्रग फ्रॉम आउट पेशेंट कैन डिस्पेंस ड्रग फॉर इन पेशेंट टू, ठीक है। और इसमें जो स्टाफ होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आउट पेशेंट से जो है ड्रग्स लेते हैं और उनको जो है वो देते हैं किसको? इन पेशेंट जो हमारे साथ पेशेंट होते हैं उनके लिए वो क्या करते हैं? ले जाते हैं। If the workload seems to be heavy, then additional personnel can be employed. इसी तरह से इसमें अगर जो स्टाफ है उन पर अगर रश ज़्यादा हो, ठीक है, या उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हो, उन पर लोड ज़्यादा हो, तो ऐसे सिचुएशन में फिर पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं तो उनको फिर कहा जाता है कि आप ये वाले ड्रग जो है बाहर से, मतलब जो ओपीडी डिस्पेंसिंग एरिया होता है वहाँ से जो है आप ये ड्रग लेकर आए, ठीक है। तो फिर उनसे जो है ये काम लिया जाता है और जो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया होता है वहाँ से जो है इनको ड्रग लाने के लिए कहते हैं। मुख्तलिफ जो मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह होती है। समझ में आ रही है मेरी बातें? जी सर। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक पेशेंट है वो ऑलरेडी एडमिट है, ठीक है। तो ये इन पेशेंट सर्विसेज के हवाले से एक डायग्राम आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो है एक पेशेंट को एडमिट किया गया है और इनको जो है बाकायदगी के साथ मेडिकेशन जो है वो मिल रही है। आप देख सकते हैं ड्रिप वगैरह इनको लगे हुए हैं, साथ में फिजिशियन या डॉक्टर जो है इनके साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम इन पेशेंट सर्विसेज कहते हैं। टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइप्स के हवाले से बात करेंगे कि हमारे साथ कौन कौन से सिस्टम है जो कि ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि ड्रग की सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन सिस्टम के टाइप्स को पढ़ेंगे। सो देयर आर 4 सिस्टम फॉर इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे साथ टोटल कितने सिस्टम है? 4 सिस्टम है। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसमें पहले नंबर पर आपके पास जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। दूसरा जो आपके पास सिस्टम है इसको हम कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहते हैं। तीसरा जो सिस्टम है इसको हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन ऑफ अबव मेंशन। मतलब इसमें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम भी आ जाता है और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी आ जाता है। और जो चौथा आपके पास सिस्टम आता है इसको यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड कहते हैं। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड। तो ये 4 सिस्टम है जो कि इन पेशेंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के बारे में। In this system, the physician write the prescription and ask the patient or the relative of the patient to get the medicine from any licensed medical store or hospital dispensary by paying on charge.
इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जिसमें जब कोई पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ होता है हॉस्पिटल में, तो आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर जो है वो राउंड करते हुए आते हैं पेशेंट के पास, उनके ड्रग्स के बारे में देखते हैं, फिर उनको कोई ड्रग जो है वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, और साथ में उनके साथ जो अटेंडेंट होते हैं उनको कहते हैं कि ये ले ले, ये ड्रग अगर हॉस्पिटल में मिल रहे होते हैं तो उनको कहते हैं कि इसी हॉस्पिटल के जो ड्रग एरिया है, ठीक है, वहाँ से आप इसको ख़रीद ले, या अगर यहाँ पर नहीं मिलता तो बाहर से कोई स्टोर से जो है आप इसको ख़रीद ले। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इस सिस्टम को इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम कहते हैं। समझ आ गई इसकी? Yes, Okay, very good. This system is mainly yes, used sir. in a small or private hospital because of its economic consideration and reduced manpower requirement. इस तरह के जो सिस्टम है ये ज़्यादातर जो छोटे छोटे हॉस्पिटल या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर जो है इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके पीछे जो वजूहात होते हैं वो यही होते हैं कि जो इकनॉमिक मतलब ज़ाहिर बात है बिज़नेस वगैरह भी इन्होंने जो है पैसे वगैरह भी कमाने होते हैं, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए भी लोग क्या करते हैं, डॉक्टर जो है उनको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप बाहर जाकर ए स्टोर से मेडिसिन ले आए या इस स्टोर से मेडिसिन लाए, ठीक है। तो इस वजह से उनको कहते हैं। तो इस तरह के जो सिस्टम है ये छोटे हॉस्पिटल या जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं इन हॉस्पिटल में ज़्यादातर ये वाला सिस्टम जो है चलता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इस तरह के जो सिस्टम है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि लिस्ट मेंबर ऑफ स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड। इस तरह के सिस्टम के लिए हमें ज़्यादा तादाद में स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि थोड़े से तादाद में जो है हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी उन्होंने काम खुद ही करना होता है, वो खुद ही हॉस्पिटल से बाहर जाकर क्या करते हैं, मेडिसिन लाते हैं और फिर वो मेडिसिन स्टाफ को देते हैं, स्टाफ फिर उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इसी तरह से ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। इसके साथ साथ जितने भी मेडिकेशन ऑर्डर किए गए होते हैं तो उसको डायरेक्टली कौन देखते हैं, कौन रिव्यू करते हैं, फार्मासिस्ट उसको डायरेक्टली रिव्यू करते हैं। तो ये दो फायदे होते हैं इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम के। समझ आ गई इस टॉपिक की? जी सर। अच्छा जी। इसके बाद इट प्रोवाइड अ क्लोजर कनेक्शन अमंग फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स एंड द पेशेंट। इट प्रोवाइड क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। इसी तरह से इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है इसके ज़रिए एक कनेक्शन जो है वो बनता है, किसके ज़रिए, किसके साथ, फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्स और पेशेंट के दरमियान एक कनेक्शन बनता है, ठीक है। कि नर्स जो है वो बार बार पेशेंट के पास आते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स के पास आते हैं कि जो मेडिसिन मैंने आपको कहे थे या डॉक्टर ने कहे थे वो आप ले आए हैं या नहीं, कौन से मेडिसिन लाए। तो मतलब कम्युनिकेशन होती है, तो कम्युनिकेशन की वजह से एक रिलेशन जो है इन पेशेंट के दरमियान, नर्स के दरमियान, फिजिशियन के दरमियान और फार्मासिस्ट के दरमियान बन जाती है। इसके साथ साथ इट प्रोवाइड क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। मतलब यह है कि इसमें हमारे साथ जो हमें प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, ठीक है, जहाँ से हमें प्रिस्क्रिप्शन मिलती है तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो है फिजिशियन जो है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे साथ फार्मासिस्ट होते हैं तो वो भी इसको डायरेक्टली रिव्यू कर रहे होते हैं। तो एक क्लोज कंट्रोल जो है इसमें होता है, मेडिसिन पर एक क्लोज चेकअप जो है, मॉनिटरिंग जो है वो हो रही होती है, ठीक है। नर्स भी इसको क्या कर रहे होते हैं, वक्तन फ़वक्तन चेक कर रहे होते हैं मेडिसिन वगैरह को। तो एक क्लोज मॉनिटरिंग जो है इसमें हो रही होती है। सही है। इसके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, नुकसानात की अगर हम बात करें, तो इसका पहला नुकसान ये होता है कि देयर मे बी पॉसिबल डिले इन ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड मेडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। सबसे पहला नुकसान तो अक्सर औकात आप लोगों ने भी इसको देखा होगा कि डॉक्टर जो है एक मेडिसिन पेशेंट को लिख देते हैं
और फिर वो मेडिसिन के जो अटेंडिव होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस मेडिसिन को ख़रीदने के लिए जब बाहर चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। बाज़ औक़ात वो मेडिसिन नहीं मिल रही होती है, उसकी जो है शॉर्टेज हो चुकी होती है, तो बहुत मुश्किल से ऐसे मेडिसिन फिर मिलते हैं। तो मतलब ये है कि इसका पहला नुकसान ये होता है कि अक्सर जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आए हुए होते हैं तो वो इस मेडिसिन को लाने में जो है बहुत देर लगा देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इमरजेंसी मेडिसिन आर नॉट क्विकली सप्लाई। जो इमरजेंसी मेडिसिन होते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें उसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो वो टाइम पर हमें नहीं मिल पाती ऐसे सिस्टम में। इसके साथ साथ इंक्रीज इन द कॉस्ट टू द पेशेंट। इसके अलावा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पेशेंट पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी जो है आता है। तो ये वो डिसएडवांटेजेस है जो कि पेशेंट को क्या करने होते हैं, फेस करने होते हैं। किस सिस्टम की वजह से? इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम की वजह से। तो आप लोगों को बस जस्ट ये याद रखना है कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम किसे कहते हैं। मतलब वो सिस्टम जिसमें डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और पेशेंट उसको या हॉस्पिटल की यूनिट ड्रग यूनिट से या किसी भी बाहर किसी भी जो शॉप है उससे लाते हैं, तो इसको हम इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम कहते हैं। दूसरा हमारे साथ जो सिस्टम है वो कौन सा है? कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम मतलब ड्रग्स आर स्टोर एट द nursing station and are administered by a nurse according to the chart order of the physician. Only commonly used drug are stocked on the floor. अच्छा जी, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी जो ज़रूरी मेडिसिन होते हैं, ज़रूरी ड्रग्स होते हैं, तो वो कहाँ पर स्टोर हुए होते हैं? वो हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं और उसको जो है नर्सिंग स्टेशन से जो है क्या किया जाता है, उसको लिया जाता है और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है वो पेशेंट को क्या की जाती है? एडमिनिस्टर की जाती है। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं इसको हम कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें क्या नहीं? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। यस सर। एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं, सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि द ड्रग आर रेडिली अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। चूँकि ड्रग जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही अवेलेबल होता है, तो इसको आप आसानी से हासिल कर लेते हैं और टाइम पर जो है इसको आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर लेते हैं। मतलब इसमें टाइम जो है वो नहीं लगता। पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग। मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग मतलब इसका क्या है? मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग का मिनिमम रिटर्न ऑफ ड्रग मेरे माइंड में इससे रिलेटेड अब जुमला नहीं बन रहा कि इसका मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं। मिनिमम रिटर्न, अच्छा जी, मतलब कम से कम अच्छा जी, जितने ड्रग जो है पेशेंट को रिटर्न चाहिए होते हैं, ठीक है, हाँ, जितने ड्रग पेशेंट को चाहिए होते है। हैं तो उतने ही ड्रग जो है पेशेंट को मिलते हैं। पेशेंट को दोबारा जो है उसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बोलो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिड्यूस इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। जो इन पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल रिक्वायर। इसी तरह से जो पर्सनल फार्मेसी शॉप होते हैं तो उसकी भी फिर हमें क्या होती है? ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि सारे जो ड्रग होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये इसकी क्या है? कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के एडवांटेजेस है जो कि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा। हॉस्पिटल में आप लोग जो हैं करते हैं, ठीक है, और ये सिस्टम मौजूद भी है। इसी तरह से इसके जो डिसएडवांटेजेस है, नुकसानात है, ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि इंक्रीज इन चांस ऑफ मेडिकेशन एरर, एडीआर। इसमें जो है मेडिकेशन एरर के चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। एडीआर किसे कहते हैं? किसी को पता है? यस सर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। हाँ, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस
ये भी है बिल्कुल। तो इसके चांसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। एक बार तो मुझसे ख़ुद भी हुआ था, क्योंकि नीचे एक पेशेंट था, एक बच्चा था, तो उसकी नीचे जो है मतलब उसके लिए कैनोला वग़ैरह लगा दिया। वो जब ऊपर आया तो उसके साथ जो है ड्रग्स वग़ैरह थे। तो मैंने चिट्ठी सब कुछ देख लिया। मैंने उस अटेंडेंट से भी पूछा कि नीचे इसको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वग़ैरह किए या नहीं, कुछ दवाइयाँ दिए कि नहीं? उसने कहा कि नहीं दिए। फिर मैंने जो चिट पर दवाइयाँ लिखी थी तो मैंने उसको जो है पेशेंट बच्चे को जो है एडमिनिस्टर किया। और फिर जब मैंने देखा तो ऑलरेडी वो एक जो ड्रग था वो ऑलरेडी उसको दे चुके थे नीचे वो जिन्होंने कैनोला लगाया था। तो फिर मैंने कहा कि देखिए इसको एक बार इन्होंने किया हुआ है और आपने कहा कि नहीं दिया है, तो ख़्याल किया करें। वो ड्रग भी ऐसे नहीं थे, जस्ट एक वो बच्चा था उसको थोड़ा-सा क्या हुआ था, फ़ीवर हुआ था। तो फ़ीवर के लिए कुछ ड्रग्स थे वो देने थे। तो इस तरह का जो है प्रॉब्लम होता है। फिर हमारे साथ जो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है उसमें इस तरह के चांसेस फिर ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा इंक्रीज़ इन ड्रग इन्वेंट्री। अब इसके बारे में मेरे माइंड में जुमला नहीं आ रहा कि इसके बारे में आपको क्या बताऊं। ड्रग इन्वेंट्री के हवाले से इसका मतलब जो है मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो मैं फिर आपको बाद में बता दूंगा। Increased chances of drug deterioration due to lack of proper storage facilities and due to unnoticed drug degradation। इसके साथ साथ जो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है इसमें एक नुकसान ये भी होता है कि जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर स्टोरेज के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर जो टेम्परेचर सिस्टम है वो नहीं होते, जिसकी वजह से ज़्यादातर ड्रग जो है वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं, मतलब ख़राब हो जाते हैं, या उसको जो है लोग नोटिस नहीं करते, ठीक है, अननोटिस ड्रग को छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो तीसरा नुकसान जो है कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का ये होता है। इसके अलावा इंक्रीज वर्कलोड ऑन नर्सेज, नर्सेज पर इसकी वजह से लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती है, बस लोग जो है वो आते हैं वहाँ से लेते हैं और आते हैं, अक्सर औकात हम पर भी तो हमारे साथ जो अगली डिसएडवांटेज है, ठीक है, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का, वो ये है कि इससे क्या होता है, देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ ड्रग स्टीलिंग। अक्सर औकात आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, ज़्यादातर या थोड़ी ज़्यादातर नहीं, कुछ नर्सेज ऐसी होती है जो कि हॉस्पिटल से ड्रग्स को क्या करते हैं, चुराते हैं और उसको फिर बाहर क्या करते हैं, महंगे दामों बेचते हैं। तो ड्रग्स को चोरी करने के भी इस तरह की सिस्टम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, इसकी डिफिनीशन आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ड्रग्स ऑन द नर्सिंग स्टेशन आर नोन एज फ्लोर स्टॉक ड्रग, मतलब वो ड्रग जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो नर्सिंग स्टेशन होता है, जहाँ पर नर्सेज जो है वो क्या करते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं, वहाँ पर पेशेंट को क्या करते हैं, उनको रिसीव करते हैं, तो वहाँ पर जो ड्रग्स पाए जाते हैं, जो पड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोर स्टॉक ड्रग कहते हैं, ठीक है। फ्लोर स्टॉक ड्रग के अगर हम देखें तो इसमें हम क्या करते हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग हमारे साथ आते हैं और नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स हमारे साथ आते हैं। चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक ड्रग्स क्या होते हैं, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स क्या होते हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, हमारे साथ जो चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग होते हैं तो उस पर अब हम बात करेंगे। दीज आर ड्रग्स फॉर विच patient is charged for every single dose administered to him. Star, okay, sorry. डिस्पेंसिंग ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, मतलब यह है कि ये वो मेडिसिन होते हैं जब पेशेंट इसको फ्लोर स्टॉक से लेते हैं, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जहाँ से ये लेते हैं, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए उनको क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है, उसको पैसे देने होते हैं। तो इस तरह के ड्रग्स जिसके लिए पेशेंट को पैसे देने हो, ठीक है, अटेंडेंट को पैसे देकर वो ड्रग लेना हो हॉस्पिटल के अंदर से ही, तो इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, ठीक है। Selection of these drugs is made by pharmacy and therapeutic communities। अब ऐसे ड्रग जो कि
पैसों के थ्रू जो है उनको दिए जाते हैं। तो इसकी जो सिलेक्शन है कौन करते हैं, फार्मेसी और जो थेरेप्यूटिक कम्युनिटी होते हैं, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऐसे ड्रग को फ्लोर स्टॉक सिस्टम या फ्लोर स्टॉक में रखते हैं, ठीक है। और जब भी इसकी ज़रूरत हो तो पैसे देकर वो क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर से ही इसको ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स आर स्टोर एट वेरियस नर्सिंग स्टेशन, ठीक है। मुख्तलिफ वेरियस नर्सिंग स्टेशन पर ऐसे ड्रग जो है आपको मिलेंगे। एन इनवेलप इज यूज टू डिस्पेंस सच ड्रग्स, ठीक है। इसी तरह से ऐसे ड्रग्स को डिस्पेंस करने के लिए एनवेलप जो है वो दिया जाता है, ठीक है। एनवेलप क्या कहते हैं, एनवेलप से मुराद मतलब जिसमें ड्रग्स को रखा लिफाफा। जाता है, लिफाफा वगैरह, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, इसलिए ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर मैं आपसे वैसे पूछूं, जनरली हॉस्पिटल में आकर आप लोगों से पूछूं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिकली डेली बेसिस पर करते हैं, लेकिन थ्योरी में आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये सारे वर्ड्स जो है नए हैं। तो इस वजह से मैं वन बाय वन वर्ड जो है आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। या अगर ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में नहीं बैठती, तो उन ज़्यादा में थोड़ी बातें भी अगर आपकी माइंड में बैठ जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, ठीक है। डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, इसी तरह से जो नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग होंगे, तो इसका तो अब आप लोगों को क्लियर है कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि बगैर पैसों के पेशेंट्स को दिए जाते हैं। दीज आर मेडिकेशन या दीज आर मेडिसिन placed at the nursing station for the use of all patient on the floor. These are cheaper and commonly used drug, ठीक है। मतलब यह है कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, ठीक है। इस पर इतना ज़्यादा खर्चा वगैरह नहीं आता, सही है। The cost of these drugs are included in the day-to-day expenditure of the hospital, ठीक है। और इसका जो खर्चा है तो वो हॉस्पिटल वाले इसको क्या करते हैं, उठाते हैं, ठीक है। मतलब 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ऐसे ड्रग के पैसे देने हो तो 10 रुपये या 20 रुपये, ये इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे ड्रग को हम क्या कहते हैं, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग कहते हैं। समझ में आ गई? यस सर। ओके, जी सर। वेरी गुड। सही है, वो मेडिसिन होती है जिसकी पेशेंट को कोई कदर नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल और लड़ते भी है, बिल्कुल मेडिसिन बिल्कुल दे रहे, बिल्कुल डर बिल्कुल के लिए भी दे रहे। जी सर। डर के लिए भी दे रहे। हाँ जी, बिल्कुल ये बात है। मतलब वही बात है ना कि अगर आप किसी को फ्री में कोई चीज़ देते हो तो उसकी वो कदर नहीं करते, और अगर आप उसको महंगे देते हो तो फिर कहते हैं कि महंगे भी है और लेना भी उनको फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फिर गिले शिकवे भी करते हैं। जी सर, पाकिस्तानी अवाम जो है ना, इसमें THC के राइजिक और मेटोमाइड आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, दीज आर मेडिसिन प्लेस, ये तो हमने पढ़ लिया ना। अच्छा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Combination of individual prescription order and floor stock system. in individual prescription and order and floor stock system, इसमें क्या आता है, ये हमारे साथ दोनों सिस्टम होते हैं। मतलब इसमें आप हॉस्पिटल के अंदर से भी ले सकते हैं और बाहर से भी जो है आप ले सकते हैं, बाहर जाकर आप इसको ख़रीद सकते हैं। मतलब अक्सर औकात जब आपके पास पेशेंट आते हैं और उनको जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए गए होते हैं, तो आप उनको जो है जो जिस स्टेशन पर आप बैठे होते हैं, नर्सिंग स्टेशन पर, वहाँ से ही आप उनको कह देते हैं कि ये ड्रग जो है हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, आप जो है बाहर जाकर किसी भी स्टोर से ख़रीद सकते हैं। तो इस तरह के मेडिकेशन को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन और इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर और फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहते हैं, जिसमें दोनों सिस्टम चलते हैं। It is a type of drug distribution system that use individual prescription or medication order system at the primary means of dispensing but also utilize a limit floor stock, ठीक है। मतलब ये है कि ये हमारे साथ वो मेडिसिन होते हैं
जो कि आपको बहुत कम हॉस्पिटल के अंदर मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये हॉस्पिटल से बाहर स्टोरों में मौजूद होते हैं। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर और फ्लोर स्टॉक सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम इज फॉलो बाय इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स who run on the basis of no profit or and no loss. This system is followed by in the government and private hospital who run on the basis of no profit and no loss. ठीक है। अच्छा जी, ये वाला जो सिस्टम है ये कौन चलाते हैं, इसको जो है दोनों गवर्नमेंट भी चलाते हैं और प्राइवेट सिस्टम भी, प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसको चलाते हैं। और इसको चलाने का पर्पज़ यही होता है कि ना ही हमारा जो है डिस्पेंसिंग क्या है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट डोज मेडिकेशन इज डिफाइंड एज दोज मेडिकेशन विच आर ऑर्डर पैकेज handled, administered, and charged in multiple of single dose units containing predetermined amount of drugs or supplies sufficient for one regular dose and application or use. यूनिट डोज डिस्पेंसिंग बेसिकली ये उन मेडिसिन के हवाले से आपको बताया जा रहा है जो कि हम अपने पेशेंट को देते हैं, और अपने पेशेंट को देते हैं तो उनसे हम पैसे भी लेते हैं। लेकिन इन डोजेज में ये बात होती है कि इनमें पहले से जो है आपको बताया गया होता है कि ये इतने अमाउंट में है ये डोज, ठीक है, ये मेडिसिन जो है इतने अमाउंट में है, इतने अमाउंट में देना है, ऐसे देना है, किस तरह से आपने इसको हैंडल करना है, किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें जो है इन मेडिसिन पर क्या होती है, मेंशन होती है। तो इस तरह के जो मेडिसिन होते हैं, मेडिकेशन होती है, इसको हम यूनिट डोज डिस्पेंसिंग कहते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट रिसीव improve services and are charged for only those doses which are administered. इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे पेशेंट को भी फील होता है कि उनको जो नर्सिंग केयर मिल रही है तो वो सही तरीके से मिल रही है, और पेशेंट से सिर्फ उन चीज़ों की फ़ी लेते हैं जो कि उनको एडमिनिस्टर किया होता है। मतलब जितने अमाउंट में उनको ड्रग दिया गया होता है, डोजेस दिए गए होते हैं, तो सिर्फ उन अमाउंट के उनसे पैसे चार्ज किए जाते हैं, उनसे एक्स्ट्रा कोई फ़ी नहीं लेते। ठीक है, नर्सेज गेट मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर, मेडिकेशन एरर आर रिड्यूस। जाहिरी बात है, जब आपको प्रॉपर अमाउंट में मेडिसिन मिल रहे हैं, पहले से उस पर जो है डोज लिखे गए हैं, ठीक है, पहले से उसके ऊपर जो है हिदायत दिए गए हैं आपको, तो इसमें नर्सिस को ये फ़ायदा होता है कि नर्सिस को फिर ज़्यादा जो है सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर इससे मेडिकेशन एरर भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और पेशेंट उस हिदायत के मुताबिक ही क्या करता है, सॉरी नर्स जो है उस हिदायत के मुताबिक ही पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं और पेशेंट की केयर करते हैं। मोर स्पेस इज अवेलेबल इन नर्सिंग स्टेशन बाय eliminating bulky floor stock. It eliminates wastage of drug and pilferage. इसी तरह से ऐसे ड्रग्स के लिए जो है स्पेसिस भी, मतलब जो नर्सिंग स्टेशन होता है वहाँ पर स्पेस भी अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसको आप क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उसको आप आसानी से क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके जो वेस्टेज होते हैं उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके अगर नुकसानात की हम बात करें तो नुकसानात में क्या क्या बातें हैं। इट रिक्वायर सेपरेट मैन पावर फॉर प्री पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग करने के लिए जो है एक अलग ही हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्री पैकेजिंग के लिए it require increased number of skilled person in the pharmacy, separate container, closer and machinery and also space in require. इसी तरह से फार्मेसी में इसके लिए हमें स्किलफुल लोगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसकी क्या करे, इसकी अलग से कंटेनरिंग करे, ठीक है, इसकी क्या करे, अलग से पैकेजिंग करे, इसकी अलग से क्या करे, प्रिपरेशन करे, अलग से इसको रखे। तो इसके ये नुकसानात हैं। मतलब ये है कि नुकसानात इसके ये है कि इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका एक मेन नुकसान है। ठीक है, यूनिट डोज सिस्टम का।
समझ में आ गई मेरी बात? जी सर। ओके, वेरी गुड। मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। यूनिट डोज को आप कैसे डिस्पेंस करेंगे, इसका मेथड क्या है? तो इसमें एक आपके पास CUDD आता है और एक आपके पास DUDD आता है। तो CUDD क्या है और DUDD क्या है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। CUDD से मुराद ये है कि सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। CUDD सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। सेंट्रलाइज यूनिट मतलब इसकी जो एब्रीवेशन है इसको आप लोग अपने साथ याद रख लीजिएगा। CUDD से क्या आता है? C से मुराद सेंट्रलाइज, U से मुराद यूनिट, D से मुराद डोज और दूसरे D से मुराद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, अब इसका खुलासा मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा, गौर से सुने। All inpatient drugs are dispensed in unit dose and all the drugs are stored in central area of the pharmacy and dispensed at the time the dose is to be given to the patient. Centralized unit dose drug distribution system, ये हमारे साथ इन पेशेंट सर्विसेज में वो ड्रग सिस्टम होता है, ठीक है। जो इन पेशेंट सर्विसेज, एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, एक इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। तो इन पेशेंट सर्विसेज में हमारे साथ ये वो एरिया होता है, ठीक है, ये वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे साथ जो यूनिट डोज ड्रग होते हैं तो वो एक ख़ास जगह पर जो है इसको क्या किए होते हैं, स्टोर किए गए होते हैं। और जब पेशेंट को ये ड्रग देने की ज़रूरत होती है तो तभी जो है उसको क्या किया जाता है, तभी इस ड्रग को जो है लिया जाता है और पेशेंट को दिया जाता है। मतलब पहले से जो है इसको बाय करके पेशेंट के जो बेड साइड है वहाँ पर नहीं रखे गए होते, बल्कि जब पेशेंट को देने का टाइम आ जाए तो उसी टाइम उसको उस एरिया से जो है उठा लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं और फिर उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब बाहर इसको नहीं रखते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। टू ऑपरेट द सिस्टम डिलीवरी डिवाइसेस सच एज मेडिकेशन, चार्ट और न्यूमेटिक ट्यूब्स आर रिक्वायर्ड। इसी तरह से ऐसे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए डिलीवरी के लिए डिलीवरी डिवाइसेस की हमें क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। डिलीवरी डिवाइसेस मतलब मेडिकेशन चार्ट हो गए, ठीक है, जिसमें मेडिकेशन के हवाले से इन यूनिट डोजेस के हवाले से पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, या न्यूमेटिक ट्यूब होते हैं जो कि हमें क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके बेसिस पर इस पूरे सेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको इस की एब्रीवेशन का पता हो, मतलब CUDD का पता हो आपको, DUDD का आपको पता हो। तो DUDD किसे कहते हैं? DUDD से मुराद ये है, C से मुराद सेंट्रलाइज, D से मुराद डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आपको याद होना चाहिए। दिस सिस्टम या दिस system operate through small satellite pharmacies located on each floor of the hospital। अच्छा जी, हर हॉस्पिटल के जो फ्लोर होता है, ठीक है, जो नीचे वाला फ्लोर होता है, ठीक है, जहाँ से आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, ठीक है, तो पहले सबसे सामने आपको वो नज़र आएगा। तो वहाँ पर जो है ये वाले ड्रग जो है, ये वाला सिस्टम चलता है, डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलता है। इसमें क्या होता है, द मेन फार्मेसी इज़ फॉर प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकिंग प्रोसीजर। अच्छा जी, ये जो सिस्टम होता है जो कि आपको बिल्कुल हॉस्पिटल के फ्लोर पर ही मिलेगा, तो ये सिस्टम सिर्फ इस मकसद के लिए होता है कि ये क्या करता है, यहाँ पर सिर्फ इन ड्रग्स को रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और इसका जो पैकिंग प्रोसीजर होता है वो होता है। पेशेंट प्रोफाइल कार्ड इज़ प्रिपेयर्ड अपॉन एडमिशन टू द हॉस्पिटल। इसी तरह से इन ड्रग्स के लिए, इन ड्रग्स को हासिल करने के लिए सबसे पहले जो पेशेंट प्रोफाइल कार्ड होता है तो वो एडमिशन के टाइम पर ही इसके लिए पेशेंट के लिए क्या किया जाता है, तैयार कर लिया जाता है। प्रिस्क्रिप्शन आर सेंड डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट, और इसी तरह से
पेशेंट के जो ड्रग्स होते हैं, यूनिट डोज ड्रग जो होते हैं, तो उसका जो इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली फार्मासिस्ट को जो है भिजवा दी जाती है कि इस पेशेंट को ये वाले ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर फार्मासिस्ट क्या करता है, पहले से उनके लिए ये ड्रग स्टोर कर लेते हैं, उसकी पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो अटेंडेंट जाकर वहाँ पर वहाँ अपना जो प्रोफाइल कार्ड है, ठीक है, और वो दिखा लेते हैं, और पेशेंट वो फिर उनको जो मेडिसिन होते हैं वो दे देते हैं, और फिर उस तरह से पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। तो DUDD से क्या मुराद है? DUDD से मुराद डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सर ये मेथड ना ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज होता है, जो फार्मासिस्ट तैयार करते रखते हैं, फिर पेशेंट अपना कार्ड लेके जाता है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान में तो नहीं। पाकिस्तान में इतनी एडवांसमेंट कहाँ से आ गई? ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बातें हो रही है। ये इंटरनेशनल है। जी हाँ जी सर। बिल्कुल। यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है तो बहुत कम जो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी, और कुछ ऐसे हॉस्पिटल में मिलेंगी जो कि स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है, जिसको माना जाना जाता है, और बाकी जो है ये सारी इंटरनेशनल बातें हो रही है। यहाँ पर आपको ये सी मैं चीज़ें जो नहीं मिलेंगी। जी सर, मैं जिस हॉस्पिटल में हूँ इंटरनेशनल है ना, उधर ये फार्मासिस्ट चेक द मेडिकेशन ऑर्डर, वही बात है जो अभी आपने कही। फार्मासिस्ट क्या करते हैं? मेडिकेशन ऑर्डर को चेक करते हैं। फिर जूनियर फार्मासिस्ट पिक मेडिकेशन ऑर्डर एंड प्लेस ड्रग इन चार्ट। फार्मासिस्ट चेक चार्ट पीरियड टू रिलीज, ठीक है। और जो उसके जो उनके साथ जो जूनियर फार्मासिस्ट होते हैं तो वो उस मेडिकेशन ऑर्डर को ले लेते हैं, फिर उसके मुताबिक चार्ट में जितने भी ड्रग होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं, जिसको फार्मासिस्ट क्या करते हैं, चार्ट में चेक करते हुए उसको फिर रखते हैं। फिर क्या होता है, द नर्स एडमिनिस्टर द ड्रग एंड मेक द एंट्री इन दियर रिकॉर्ड। फिर नर्स के पास जब वो ड्रग आते हैं तो वो उस ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद उसको अपने जो रिकॉर्ड है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें उसकी क्या कर लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं कि ये ड्रग हमने एडमिनिस्टर कर ली है। अपॉन रिटर्न टू द फार्मेसी द चार्ट इज रीचेक्ड, और इसी तरह से जब दोबारा उसको रिटर्न किया जाता है तो उस चार्ट को दोबारा से क्या किया जाता है, फार्मेसी में रीचेक किया जाता है। रीचेक होता है, उनके साथ नोटिस लगता है, छोटे छोटे स्लिप लिख के वो लोग लगाते हैं कि ये मेडिसिन रीचेक है, डबल रीचेक। सही सही, डबल चेक उस पर लगा होता है। जी सर। माशाल्लाह। इसी तरह से कुछ बातें ऐसी होती है जो कि आप लोगों को ज़्यादा उसका पता होता है, तो क्लास के दौरान कोऑपरेट किया करें। मैं भी आप लोगों से सीखूंगा, और मुझे भी जो है सीखने के लिए मिलेगा। सही है। जी सर। डिस्पेंसिंग सर ऑफ, आपने ड्यूटीज नहीं की हॉस्पिटल में? क्यों नहीं किए? किए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया। ज़्यादातर मैं टीचिंग स्टडी की वगैरह तरफ से करता हूँ, तो इतना ज़्यादा मैं नहीं करता। यहाँ पर जो अलखिदमत हॉस्पिटल है, तो अलखिदमत हॉस्पिटल में मैंने अपने BSN के दौरान बहुत ज़्यादा किया था। लेकिन अलखिदमत हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है कि यहाँ पर हमारे साथ जो हेल्थ टेक्नीशियन स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस हॉस्पिटल में हुआ करते थे, तो उनकी वजह से सारा गन जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा होता था। मतलब प्रैक्टिस तो हम वैसे भी करते थे, BSN वालों की अपनी जगह है प्रैक्टिस करने की, तो प्रैक्टिसेस वगैरह की है, एक्सपोजर भी हुआ है, लेकिन आप लोगों जितना तो मेरा नहीं हुआ है ना। जितना आप लोगों का एक्सपीरियंस है उतना तो मेरा नहीं है ना। जी सर, हमारा तो 6-6 साल, हमारा तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर। बिल्कुल बिल्कुल PTS में आके बस धक्के दे के हॉस्पिटल भेज देते। बिल्कुल यही बात है। हॉस्पिटल में जब जाते बोला फीडर छोड़ के आई आप लोग। दीज ड्रग्स शुड कीप जी सर। अंडर द लॉक एंड की। इसी तरह से इन ड्रग्स को जो है सही हिफाजत के साथ जो है इसको रखा जाता है। सेपरेट रजिस्टर शुड बी मेंटेन टू रजिस्टर देम। इसके लिए एक अलग रजिस्टर भी होता है जिसमें इन मेडिसिन को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, इसकी हिस्ट्री रखी जाती है। प्रोसीजर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग। जितने भी ड्रग होते हैं इसको कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास होती है, ठीक है, जो कि इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चीफ फार्मासिस्ट प्रोक्यूर्स
स्टोर एंड डिस्पेंस द ड्रग। इसी तरह से जो चीफ फार्मासिस्ट होते हैं वो ड्रग्स को स्टोर करते हैं, उसकी डिस्पेंसिंग करते हैं, उसको प्रोक्यूर करते हैं। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स अंडर नारकोटिक्स and psychotropic substances Act 1985 must include following information। इसी तरह से जितने भी नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, जो नशा आवर ड्रग्स होते हैं, ठीक है, तो वो नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के एक्ट 1985 के मुताबिक उसको क्या किया जाता है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन की जाती है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले पेशेंट नेम को दर्ज किया जाता है, एड्रेस को, डेट को, इसके साथ साथ उसके नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग को, मतलब ड्रग के नेम और उसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में लिया जा रहा है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, कौन ये ड्रग जो है प्रिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कौन से फिजिशियन है, इसी तरह से कितने अमाउंट में उसने ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है और कौन से रूट को जो है उसने प्रिस्क्राइब किया है, आईवी दे रहा है, ओरल दे रहा है, सबक्यूटेनियसली दे रहा है, आईएम दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसने क्या करनी होती है, देखनी होती है। अच्छा जी। If the requirement drug is not in the stock, the complete controlled drug prescription must be written on hospital prescription blank form by a registered medical practitioner and sign। इसी तरह से जो प्रिस्क्राइब ड्रग है अगर वो स्टॉक में, हॉस्पिटल के स्टॉक में मौजूद ना हो, तो जो प्रैक्टिशनर होते हैं, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल जो है वो हॉस्पिटल के जो ब्लैंक फॉर्म होते हैं उसमें लिख देते हैं और इस ड्रग के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये स्टॉक जो है हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जो सप्लाई है उसका फिर बंदोबस्त किया जाता है। डिलीवरी ऑफ नारकोटिक ड्रग फ्रॉम फार्मेसी टू वार्ड शुड बी कैरिड आउट बाय रिलायबल पर्सन। जो जिम्मेदार पर्सन होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं हॉस्पिटल में, तो उनके हाथों इस तरह के ड्रग्स को जो है जो हमारे साथ एरिया होती है, फार्मेसी होती है, वहाँ से जो है पेशेंट की तरफ या वार्ड की तरफ जो है उनके हाथों जो है इसको लाया जाता है, ताकि रास्ते में कोई इससे ना ले, कोई इससे जो है चोरी ना करे। आफ्टर डिस्पेंसिंग नर्स रिज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल एंड ऑडिटिंग ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है। और इसके बाद जब वो वार्ड ले आते हैं तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नर्सिस के हाथों में आ जाती है, फिर नर्सिस जो है इसको हैंडल करती है। If patient refuse or doctor cancel any dose, nurse should destroy the drug into sink and record refuse by patient or cancel by drug। इसी तरह से अगर कोई ड्रग जो है, ज़्यादातर पेशेंट और ऐसे होते हैं जो कि ड्रग को नहीं लेते, ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट उसको रिफ्यूज़ करे, ड्रग ना खाए, या कोई डॉक्टर जो है उस ड्रग को क्या करे, कैंसिल करे, तो नर्स फिर क्या करेगी, नर्स फिर उस ड्रग को डिस्ट्रॉय करके उसको डस्टबिन में डालेंगी, ठीक है, और अपने साथ डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करेगी कि इस ड्रग को जो है पेशेंट ने रिफ्यूज़ किया है खाने से या डॉक्टर ने इसको कैंसिल किया है। मतलब जो भी हो रहा होता है तो उसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग आपने अपने साथ रखनी है, ताकि आपके पास हर एक चीज़ का सबूत हो, आपके पास हर एक चीज़ का, हर एक काम का क्या हो, जवाज़ मौजूद हो कि ये काम मैंने इस वजह से किया, इसने मुझे कहा था, इस वजह से हमने नहीं किया। ड्रग रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन। Drug regulation is the control of drug use by international agreement and by the regulatory authorities such as Food and Drug Administration FDA। ये एक MCQs आया था फार्माकोलॉजी में, जिसमें कहा गया था कि FDA स्टैंड फॉर व्हाट, FDA स्टैंड फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कितना आसान MCQs है, ये आया हुआ था। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA, ये किससे आता है, EMA स्टैंड फॉर यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। इसी तरह से PMDA से मुराद ये है कि फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी। ये आप लोगों को इसके जो एब्रीविएशन है याद होने चाहिए। Pharmacopoeias also regulate drug and make various legislation for drug। फार्माकोपिया ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जिसमें ड्रग्स की पूरे ड्रग के बारे में पूरा डिटेल बताया गया होता है कि इस ड्रग को आपने ऐसे यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है, पूरे हिदायत बताए होते हैं, तो इसको हम फार्माकोपियाज कहते हैं। और हमारे साथ दो फार्माकोपियाज हैं, कौन कौन से,
एक यूके और दूसरा यूनाइटेड स्टेट। बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड हाँ स्टेट। जी बिल्कुल, ब्रिटिश एंड यूनाइटेड स्टेट। सो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब बरतानिया, मतलब ब्रिटिश। ब्रिटिश आता है जी सर। अच्छा जी, रिसोर्सेज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन। ड्रग इंफॉर्मेशन को आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? तो पहली आपके साथ जो प्राइमरी रिसोर्सेज है, ठीक है, इसमें आपके पास रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन साइंटिफिक जर्नल है, ठीक है, मतलब जो रिसर्चर मुख्तलिफ रिसर्चेस करते हैं और जो बनाने वाले होते हैं उनके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, तो वहाँ से आप इस ड्रग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रोवाइड ओरिजिनल स्टडीज़ और रिपोर्ट। इसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ जो ड्रग से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि FDA हो गया, EMA हो गया, ठीक है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी हो गए, और अभी जो हमने पढ़ा। अच्छा जी, तो ये मुख्तलिफ वेबसाइट वगैरह हैं। जनरल कंसिड्रेशन व्हेन एग्जामिनिंग एंड यूजिंग टेक्स्ट बुक। जब आप किसी टेक्स्ट बुक को यूज़ करते हैं या कोई टेक्स्ट बुक जो है आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होगी? तो उसके लिए सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना है वो ऑथर को देखना है कि किसने ये किताब लिखी है और पब्लिश की है। ऑथर को देखना है और पब्लिशर को देखना है, ठीक है। इसी तरह से द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब ये बुक जो है पब्लिश हुई है, ठीक है। इसी तरह से एडिशन ऑफ द टेक्स्ट बुक, बुक की एडिशन क्या देखनी है, फर्स्ट बुक एडिशन है, फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशन है, ठीक है, ये देखना है। द प्रेजेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी की जो मौजूदगी है उसको आपने देखनी है। इज इंक्लूड आर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट एक्यूरेटली रेफरेंस, ठीक है। बिब्लियोग्राफी में जो है आपको इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि ये बुक जो है हमने कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ली थी, ठीक है, इसमें किस किस ने हमारे साथ मदद की है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो हेल्पर होते हैं उनकी हमने रेफरेंस दी होती है। फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग रिसर्च में फिर इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। इसके अलावा हाउ एक्सेसिबल इज़ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन किस तरह से एक्सेसिबल है, ठीक है, इस तक रसाई कैसे हासिल की जा सकती है या किस तरह से इस तक रसाई हासिल किया जा सकता है। अल्टरनेटिव रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल, दूसरे कौन से रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम इस इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकते हैं। दूसरे सोर्सेज हो गए लाइब्रेरी, रिसर्च एसोसिएशन, गवर्नमेंट बॉडीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडस्ट्रीज, इसी तरह से एनालिस्ट लैब्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने किसी टेक्स्ट बुक के हवाले से देखनी होती है जब आप उसको लेते हैं। ये आपके पास एक ड्रग कार्ड है जिसमें ड्रग के हवाले से पूरी आपको NCP जो है वो दी गई होती है, ठीक है। ये रेफरेंस हो गया, ये आपका यूनिट नंबर 1 कवर हो गया। कोई क्वेश्चन है?